अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सऊदी अरब पर हमले के हवाले से ईरान का बड़ा मौक़िफ़ आया। कहा कि अगर एंटी पेंटी की तो भैया फिर सबकी ठुकाई होगी। साथ साथ बात करेंगे चीन और रूस ने ईरान के हक़ में बड़ा बयान दे दिया, जबकि पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन बिल्कुल खामोश हैं। साथ साथ बात करेंगे इस वक्त कौन कौन सी जगहों को टारगेट बनाया गया है, उस पर भी बात करेंगे। इस वक्त जो है साइप्रस में क्या सिचुएशन है, इसराइली वज़ीर आज़म वाकई कत्ल हो चुके हैं, मार दिए गए हैं, इस पर भी बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं, ईरान ने एक ऑयल कार्गो शिप को निशाना बनाया जो अमेरिका से वाबस्ता था। इसी तरह ईरानी सिपाही इनकलाब इस्लामी ने नेतन्याहू के दफ्तर को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में दफ्तर तबाह हो गया। उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि नेतन्याहू 4 घंटे तक गायब रहा, 4 घंटे तक गायब रहा और अचानक मंजराम पर आए, लेकिन वो भी उस खौफ के आलम में। मैं चाहता हूँ इसकी तस्वीर ज़रा अगर आप देखें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो चेहरे से कितना लड़खड़ाया हुआ, यानी चेहरे से खौफजदा, पाँव से लड़खड़ाया हुआ, बड़ी जाके उन्होंने एक जगह का वो कर दिया, और वो भी बड़ी सख्त किस्म की सिक्योरिटी में। यही नेतन्याहू आके धमकी देता है अपने इलाके में, लेकिन अब वो अपने इलाकों में भी उसके बाद ये बंकर में जाके छुपा होगा। यकीन ऐसा ही हुआ होगा। ईरानी हमलों का खौफ जो साइप्रस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो खाली करवा दिया गया, और अब खबरें ये हैं कि वहाँ पर जो साइप्रस में जो बरतानिया का अड्डा है उसको भी खाली कराने के लिए ऑपरेशन चल रहा है। ये सिचुएशन है। दुबई में क्या किया गया है, दुबई में भी कई हेलीकॉप्टर वहाँ पर अपने फौजों को निकालने में उनकी वीडियो भी जारी हो गई है, जो आप मेरे ट्विटर अकाउंट पर देख सकते हैं। लेकिन साथ साथ आपको ये बताते चलें कि एक इंटरेस्टिंग सी खबर है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन आपको ये बता देते चलें कि तिल एबेब पर शदीद बमबारी हुई है। इसके साथ साथ इस बमबारी की चीखें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसराइली फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ईरानी बैलिस्टिक कैपेबिलिटीज जो है स्पैन बियॉन्ड द मिडल ईस्ट, द ईरानियन आयतुल्लाह रेजीम इज अ थ्रेटनिंग वर्ल्ड पीस। क्या बात है, चच आ गया भैया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी चीखें ऊपर तक हैं। मतलब इसका मतलब ये कि ईरानी मिसाइल इतने ख़तरनाक हैं कि अब यूरोप इसराइल को तो छोड़ा, यूरोप को टकरा रहे हैं, और वो कहते हैं भाई छोड़ेंगे नहीं भैया। इसी तरह इस वक्त एक अकेला ईरान 11 ममालिक के अंदर अमरीकी, बरतानवी, फ्रांसीसी और इसराइली जो असासे हैं उनको निशाना बनाया है। एक अकेला ईरान, फिर मैं कहूँगा एक अकेला ईरान। इसराइल, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, कुवैत, जॉर्डन, इराक, बहरीन, ओमान, सीरिया, साइप्रस, ये ईरान ही कर सकता है। बाकी किसी मुसलमान मुल्क में मैं समझता हूँ कि इतनी हिम्मत नहीं है। माजरत के साथ आप लोग माइंड कर लेते हैं जल्दी, लेकिन यह हकीकत है। हकीकत को मान लिया करें, थोड़े जज्बात से हटकर फैसला करें कि इस वक्त एक अकेला ईरान, एक अकेला मुसलमान मुल्क ईरान जो ठुकाई कर रहा है सबकी। एक और चीज़ मैं आपके सामने इंपॉर्टेंट खबर शामिल कर लेता हूँ। वैसे तो हम कहते हैं कि गैबी मदद है, गैबी मदद इस वक्त है तो किसकी है? थोड़ी बहुत चाइना जो है थपकी दे रहा है, और यही वजह है कि उन्होंने 3 तैयारे गिराए हैं, जो इस वक्त अमेरिका भी मानने को तैयार हो चुकी है। और अमेरिका का जो यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनकी जो चीज़ें मैंने देखी हैं उस पर मैं थोड़ा सा तबसरा करूंगा। लेकिन आपको ये बताता चलूँ कि अमेरिका का जंगी तैयारा जो है, ये 3 जंगी तबाह होने का जो है एतराफ़ हुआ है, और अब ये कह रहे हैं कि कुवैत ने किया। अब कुवैत की क्या औकात है भैया, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा है, ठुकाई हुई है। कतर ने क्या किया है, एनर्जी ऐलान किया है कि ईरान ड्रोन हमलों के नतीजे में वो अपनी तमाम तर कुदरती गैस की पैदावार रोक देगा। ये कंपनी जो कतर की सरकारी ऑयल एंड गैस कंपनी है, दुनिया भर में LNG की बरामदात का तकरीबन 20% हिस्सा फराहम कर दिए। सिर्फ कतर ही नहीं बल्कि यूरोप ममालिक ने भी अपने तेल और गैस की तनसीबात को बंद और मुअत्तल कर दिया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया में एनर्जी क्राइसिस कितनी बढ़ रही है। जंग अच्छी चीज़ नहीं है दोस्तों। आपको बताते चलें कि ईरान के कौमी सलामती कौंसल के मुशीर लारीजानी ने कहा है कि ईरान अपने आप को तवील जंग के लिए जो है वो तैयार रखा, और आप भी तैयारी पकड़ लें।
बहरीन के अमरीकी अड्डे में 2 रेडायर 4 गोदाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, जिसकी स्क्रीन में आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं। एक अमरीकी रेडायर की कीमत तकरीबन $1 अरब बताई जा रही है। बहरीन मनामा की नई सैटेलाइट तस्वीर ने तबाही के मनाजिर इसमें वाज़ेह हैं। इससे ये मालूम होता है कि ईरानी मिसाइल जो हैं वो इंतहाई दुरुस्ती के साथ टारगेट को निशाना बनाते हैं। अब आते हैं सुप्रीम कौंसिल के सरबराह अयातुल्ला इराफ़ी और अली रिजानी ने जो है फ़ौजी लिबास पहन लिया और कंट्रोल रूम संभाल लिए, जिसकी तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। और आपको पता है कि मैंने उनका ट्वीट आपको बताया कि वो कहते हैं कि भाई अब जंग नहीं रुकेगी। चाइना की जानिब से बहुत सख्त किस्म का बयान आया हुआ है। चाइना कहता है कि भाई आपने यानी ना उन्होंने सऊदी अरब या खलीज ममालिक के जो एसेट्स हैं उनके हवाले से उन्होंने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की। उन्होंने बिल्कुल कहा है कि हमारे जो है इस वक्त हम ईरान को फुली सपोर्ट करते हैं। ये बहुत बड़ा बयान है, छोटा बयान नहीं है, मतलब चाइनीज की सपोर्ट हासिल है। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल ने इंतहाई गैर अखलाकी तरीके से ईरान में हुकूमत की तब्दीली की कोशिश की। अमेरिका और इसराइल ईरान और उसके अरब पड़ोसियों के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने की कोशिश को पटरी से उतारने की कोशिश कर रहा है। बहुत तगड़ा स्टेटमेंट रूस और, लेकिन हमारे बिलावल भुट्टो साहब उसका ज़रा स्टेटमेंट देख लीजिएगा कि वो कैसे मुंह पर पट्टी लगा के निकले हैं। और मरीम नवाज से जब पूछा गया कि आप डोनाल्ड ट्रंप को नोबल इनाम देने में कितनी वो हैं, तो वो कहती कि मैं शहबाज शरीफ के उस बयान के साथ हूँ। यानी शहबाज शरीफ तो कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खुदा ना करे जो अल्फाज उन्हें इस्तेमाल करे थे, वो कहता है कि सेवियर ऑफ साउथ एशिया। तो वो मतलब मरीम नवाज ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि वो यानी वो नोबल इनाम जो है वो देने की तैयारी में है। वो उसी मौके पर डटे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप चाचे को कि भाई वो बिल्कुल उसको इनाम नोबल देना चाहिए। मरीम नवाज कह रही, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मरीम नवाज कह रही कि मैं शहबाज के उस मौक़िफ़ के साथ हूँ। तो शहबाज का मौक़िफ़ क्या है वो भी आपको पता है, सबको पता है कि वो पीस बोर्ड का हिस्सा है, वो नेतन्याहू के साथ दोस्ती के ख्वाहिशमंद है, वो डोनाल्ड ट्रंप को नोबल इनाम देने की ख्वाहिश उसने की, और बल्कि बाकायदा स्टेट ने ये रिक्वेस्ट की थी। और बिलावल भुट्टो तो माशाल्लाह माशाल्लाह, इससे क्या हम अंदाज़ा ये इनकी लीडरशिप है। आप अंदाज़ा लगा ये रिजीम चेंज जो किया गया, कुर्सी पर इनको बिठाया गया, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सब कुछ इनको क्यों सपोर्ट हो रहा है। 5300 अरब रुपए की ये लोग करप्शन कर चुके हैं, खा पी चुके हैं। 20-20 अरब रुपए, 11-11 अरब रुपए के जहाज़ लिए गए, कोई पूछने वाला नहीं है। ये IMF जो एक पाई का पैसे का हिसाब हमसे लेता था, अब इमरान खान के दौर में अब क्यों नहीं ले रहा है? उसको पता नहीं है कि इतनी करप्शन हो रही, फिर भी बगैर किसी रुकावट के इनको पैसे दिए जा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट इधर आता है इतने, यानी ये इसी वजह से कि भाई साहब पूरी लॉबिंग यही है कि भाई साहब ईरान या दीगर मामलात के पाकिस्तान ने कैसे सपोर्ट करना है और इन लोगों से सपोर्ट करवाना है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कभी ऐसी बात कर नहीं सकते, हिम्मत नहीं है लोगों में। अब बात करते हैं, ईरान ने एक चीज़ बड़े वाज़ेह तौर पर बता दी है कि भाई साहब अब बात यह है कि हमने आपके जो तनसीबात हैं हमने इसको नहीं मारा। और इस पर मैंने ट्वीट किया था, मैंने पहले ही कहा था कि ईरान कभी भी सऊदी अरब पर हमला नहीं करेगा। ईरान ने वाज़ेह किया था कि जो एसेट है हम इसको तबाह करेंगे, फिर वही हुआ। सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश करने लगी कि ईरान ने सऊदी अरब के आरामको पर हमला कर दिया। अब मामला यह है कि अब ईरान ने इसकी बड़ी ज़बरदस्त वजाहत की। ईरान ने कहा कि अरब ममालिक नहीं बल्कि अरब ममालिक में मौजूद अमरीकी असासे हैं जो कि ईरान की सलामती के लिए ख़तरा है। अरब ममालिक की तरफ से ईरान पर किसी भी हमले की सूरत में उन ममालिक के बादशाहों के मुहालात जो हैं उनको गिरा देंगे। ईरान ने वाज़ेह कर दिया है कि भाई साहब अब जो आप इल्ज़ाम हम पे लगा रहे हैं हमने नहीं किया, हमने जो किया हम कहते हैं हमने किया है। लेकिन अगर आप इरादा रखते हैं, क्योंकि अभी कुछ अरब अमारात दीगर कहते हैं कि हम जवाबी कार्रवाई का इरादा रखते हैं, अगर वो जवाबी इरादा रखते हैं कार्रवाई का, तो वो कहते ईरानी कहते हैं कि भाई साहब फिर हम बादशाहों के जो महल हैं हम इनको निशाना बनाएंगे। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है मेरे ख्याल में, जो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बताता चलो कि सऊदी हुक्काम ने अल जज़ीरा को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। ये दुबई में, यानी आप अंदाज़ा लगा लें कि इन अरबों खरबों डॉलर जो शेख इन पे नछावर करते हैं ना, तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि वो सारे एसेट्स, वो सब कुछ, यानी जितनी भी बैटरीज पड़ी थी ना, क्योंकि ऑलरेडी बैटरियों का फुकदान आ रहा है इसराइल में,
اب اس میں الجزیرہ میں انٹرویو دیتے ہوئے ایک صحافی نے، جو عرب صحافی، اس نے بڑی اچھی بات کی. وہ کہتے ہیں جن خلیجی ممالک میں امریکی اڈے ہیں، امریکہ ان کو تنخواہ فراہم کرنے کے بجائے اسرائیل کو تحفظ دینے کے لیے دفاعی نظام منتقل کر چکا ہے اور خلیجی ممالک کو ایرانی میزائلوں کے رحم و کرم پر چھوڑ گیا ہے. جنگی صورتحال کے پیش نظر خلیجی ممالک کو اب سمجھ جانا چاہیے کہ امریکہ کی ترجیحات ناجائز اولاد اسرائیل کے لیے ہیں، اس کا تحفظ اولین ہے، باقی اربوں سے دہاڑی پروگرام ہے. ماضی میں اربوں سے لے کر بھی قطروں پر حملہ ہو جانا اور پھر پاکستان کے ساتھ سعودی دفاعی معاہدے اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ امریکہ صرف دیہڑی لگا رہا ہے، جبکہ خلیجی ٹرمپ کو ہی ابو مان رہے ہیں. موجودہ جنگی حالات میں خلیجی ممالک کو مشترکہ بیان جو ہے وہ سارا کچا چٹا کھول دیتا ہے. یہ بیان محض ایک رحم کی اپیل نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری سرزمین کو نشانہ بنانے پر اور ہم پر جوابی کارروائی کا حق رکھتے ہیں. ایران کے پے در پہ وار اور کویت میں جنگی طیاروں گرنے سے صہیونی طاقتوں کو دنیا میں جگ ہسائی اور جنگی مورال خاصا ڈاؤن ہو رہا ہے. یہ بالکل بڑی بات ہے کہ بھائی صاحب، آپ کسی نے بڑا اچھا لکھا تھا کہ بھائی صاحب یہ سچویشن رہی اس وقت دبئی کی، تو پھر پنڈی کے شیخوں اور دبئی کے شیخوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا، برابری پہ آ جائیں گے جو صورتحال ہے. اسکردو میں کل جس طریقے سے جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے. اب وہاں کے ایک صحافی نے یہ خبر جو ہے وہ کی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ 1 مارچ اسکردو میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے کے نتیجے میں درج ذیل اہم سرکاری و نجی املاک مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں. 62 بریگیڈ کے دفاتر مکمل طور پر خاکستر ہو گئے ہیں. 62 بریگیڈ ہاؤس مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے. گرین گیسٹ ہاؤس سابقہ PTDC مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گیا ہے. اقوام متحدہ UN کا دفتر اور رہائشی عمارت مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے. IT پارک مکمل طور پر خاکستر ہو گیا ہے. آرمی پبلک سکول مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے. آغا خان رورل سپورٹ پروگرام کا زونل ہیڈ آفس ستپارہ روڈ بما 29 گاڑیاں مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئی ہیں. SSP ہاؤس جو ہے وہ نشت پریشان چوک خاکستر ہو گیا ہے. SDPO ہاؤس جو ہے وہ بھی آگ لگا دی گئی ہے. یہ نقصان نہ صرف سرکاری عوامی اثاثوں کا ایک بڑا سانحہ ہے بلکہ مقامی انتظامی اور تعلیمی نظام پر بھی گہرے اثرات مرتب کرے گا. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب آپ زور و زبردستی، میں کہتا ہوں ادھر کشمیر میں کیا ہوا، انہوں نے بالکل اجازت دی، لداخ میں لوگ نکل آئے، انہوں نے احتجاج کیا، قصہ ختم ہوا. یہاں پر بھی صورتحال یہ تھی کہ آپ ان کو اجازت دیتے، آپ ایک محدود وہ نکل آتے، اپنا غم و غصہ نکال لیتے جا کے. پھر جب زور زبردستی سب کچھ ہوتا ہے تو پھر اس کا نقصان ہوتا ہے. اب بھائی صاحب گلگت اسکردو میں جو میرے پاس خبر آئی ہے، انہوں نے بڑے سخت قسم کا پیغام دیا ہے، اور وہ پیغام یہ دیا کہ کوئی بھی NGO، کوئی بھی امریکن یا جو بھی اس وقت ہمیں نظر آئے گا تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. یہ بیان میں تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھائی صاحب اس وقت کتنا غم و غصہ ہے، اور غم غصہ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھائی صاحب جس طریقے سے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اسکردو میں جو مختلف تنظیمیں ہیں وہ یہ بات کریں کہ جو NGO وغیرہ آئے گی اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اور ہم جو ہے پورا کا پورا یعنی وہی کریں گے جو ہم آلریڈی کر چکے ہیں. تو اس وقت حالات وہاں پہ بھی کشیدہ ہے، اور کراچی میں جس طریقے سے مبینہ طور پر فائرنگ ہوئی ہے اس کی ویڈیو بھی آ گئی ہے مزید سامنے، جس میں خواتین روزے کی حالت میں کہہ رہی کہ مت چلاؤ گولیاں، مت چلاؤ، لیکن اس کے باوجود یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت یعنی کیا پوزیشن ہے، ہم کس طریقے سے اسٹیٹ پیغام دے رہا ہے، کس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اس پر پاکستان کے شہر کراچی میں احتجاجی مظاہرے پر امریکی سفارتخانے کے گارڈز کی فائرنگ افسوسناک ہے، یہ انتہائی خطرناک عمل ہے. عباس عراقچی وزیر خارجہ نے جو ہے ایران کے، انہوں نے بھی زبردست قسم کا جو ہے وہ جواب دے دیا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اوورال سچویشن یہ ہے. بہرحال ایسی مزید ویڈیو کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل.